Everyone, welcome to the class. I am Neha, your educator for HPSC and Extract PG. मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज हम कर रहे हैं हमारा एक्सट्रैक्ट पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2023 लास्ट ईयर का, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके हम 3 पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। ये इसका पार्ट 4 है और इसमें हम हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, उनको कंप्लीट करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम हमारा पेपर जो 2022 में हुआ था वो कंप्लीट करेंगे, फिर 2021 का, और ऐसे ऐसे करके हम लास्ट ईयर के इस ईयर के पेपर को कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारा पेपर चल रहा है, लास्ट ईयर जो 2023 में हुआ था उसका पेपर है। पेपर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं इसके 3 पार्ट्स को। तो हमने बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ किया था हर एक क्वेश्चन को, और ये आज इसका 4th पार्ट है, लास्ट पार्ट। तो पार्ट खत्म होने के बाद, यानी कि जो हमारा ये 2023 का पेपर इकोनॉमिक्स पीजी का है एस्टेट का, उनको कंप्लीट होने के बाद हम 2022 और 2000 का पेपर यहाँ पर इस तरह से इनको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट का, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है 136 क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑफ जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सी आइटम को नहीं इंक्लूड किया जाता है। ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर नोट, और ये हाईलाइट भी और बोल्ड भी है। तो पता चल जाता है कि हमसे नोट पूछा हुआ या पॉजिटिव पूछा, नहीं पूछा हुआ या पूछा हुआ। ठीक है, इंक्लूडेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है हमारी जीएनपी की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, आइटम को शामिल नहीं किया जाता प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को हम पीएफसीई बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ टू देयर फैमिली। देखो भाई, हाउसवाइफ क्या होती है, बिना किसी निस्वार्थ भाव के अपनी फैमिली के लिए काम करती है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी हाउसवाइफ अपनी फैमिली से उस काम को करने के बदले कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करती, या कोई भी पैसा चार्ज नहीं। तो वो क्या है, एक मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको डिफाइन नहीं करते। सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ टू देयर फैमिली, इसका 4th आंसर हो जाएगा। क्यों, तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसी इज द अमाउंट, वो क्या अमाउंट है जो स्पेंड करते हैं हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, जो संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, क्या सर्व करते हैं, क्या सेवाएं करते हैं हाउस होल्ड्स की, घरेलू कामों की, फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो किसी न किसी तरीके से अपने घर में या फिर परिवार में लोगों को सेवा करते हैं या उनको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। दीज सर्विसेज आर, जो ये सेवाएं हैं वो तो इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में इनको शामिल नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटीज है, इनका मार्केट में, देश की इकोनॉमी में कोई लेन देन नहीं है। और इनका क्यों लेन देन नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव मार्केट ट्रांजेक्शन, इनकी क्या है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेन देन नहीं है मॉनिटरी की वैल्यू में, मुद्रा की वैल्यू में टाइम टू देम। तो यहाँ पर क्या है, इनकी जो एक्टिविटी, जो गतिविधि है, इनका क्या है, कोई मौद्रिक मूल्य का माप नहीं है, इनको हम मॉनिटरी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, सर्विस रेंडर्ड बाय हाउसवाइफ टू देयर फैमिली मेंबर्स, यानी कि जो एक घरेलू काम, जो ये हाउसवाइफ होती हैं, ये अपनी फैमिली के लिए जो भी सुबह से लेके रात तक जो भी काम करती है, हर एक मेंबर के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, उनको उनकी जो ये एक्टिविटी है इसको इसमें नहीं किया जाता। हमारा 137 क्वेश्चन है डिडक्टिव मेथड। तो भाई ये जो डिडक्टिव मेथड है, कि हम जब हमारा टीचिंग का टॉपिक पढ़ते हैं, जब या फिर रिसर्च का टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें ये इंडक्टिव डिडक्टिव 2 मेथड होते हैं, और यही मेथड हमारे इंडक्टिव और डिडक्टिव ये हमारे इकोनॉमिक्स में कहते हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, एक क्या है, आर्ट भी है और साइंस है। इसमें हम क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स को न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, डेटा फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, थ्योरी से लेके उसकी एक थ्योरी को पढ़ के हम क्या उसके अजम्पशंस लगाते हैं, फिर एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस तैयार करके एक लेवल पर पूछते हैं। और
टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, बिल्कुल हम उसके पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ते हैं, हम उसके हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, फिर हम उसकी जाके बाद में एक प्रॉपर कंक्लूजन या एक प्रॉपर रिजल्ट तैयार करते हैं। तो यहाँ पर डिडक्टिव मेथड से है। तो यहाँ पर क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या कहता है, क्या इसका मतलब है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिडक्टिव मेथड में हम जनरल से एक पर्टिकुलर टॉपिक की साइड जाते हैं, यानी कि सामान्य से, नॉर्मल चीज से हम एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफाइक निष्कर्ष, रिजल्ट की साइड चलते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, ये क्या है, ऑल्सो नोन एज डिडक्शन, इसको हम डिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है इन विच एक कंक्लूजन इज ड्रॉन। यहाँ पर क्या है, एक कंक्लूजन क्या को हम तैयार करते हैं, कंक्लूजन को तैयार करते हैं फ्रॉम ए सेट ऑफ प्रीमिसेस देयर जनरली अज्यूम्ड टू बी। तो ये क्या हम प्रीमिसेस के थ्रू कुछ सत्य, यानी कि कुछ हम एक क्या है, एक नॉर्मल से विशिष्ट, नॉर्मल प्रोसेस से हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस को जानने का हमारा एक लॉजिकल प्रोसेस है। ये क्या है, रीजनिंग का मेथड है, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, नॉर्मल से हम स्पेसिफिक, हमें छोटी 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 जनरल चीजें पता है, अब उन चीजों को जोड़ के हम एक स्पेसिफिक पार्ट तैयार कर लेंगे। इस ऑफन रेफर टू टॉप डाउन अप्रोच, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमारा जो डिडक्टिव मेथड है, इसमें क्या होता है, हम जनरल से पर्टिकुलर की साइड जाते हैं और इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। देखो यहाँ पर हम डिडक्टिव की बात कर रहे थे, ये हमारे पास थ्योरी है, इससे हम कुछ क्या करेंगे, प्रोडक्शंस करेंगे और फिर हम इससे कुछ एक्सपेरिमेंट निकालेंगे। हम थ्योरी से, यानी कि हम क्या गए, जनरल से, जनरल से हम कहाँ गए, स्पेसिफिक साइड गए, जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, व्हाट शुड बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। देखो हमने इकोनॉमिक्स में दो पार्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक साइंस है, आर्ट्स है, या फिर क्या इकोनॉमिक्स की किस तरह की साइंस है। हमने दो साइंस पढ़े थे, हमने पढ़ा था पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। तो जब हम पढ़ते हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, यहाँ पर क्या है, व्हाट शुड बी पूछा हुआ है, क्या होना चाहिए, किस प्रकार का सब्जेक्ट मैटर है। तो ये है नॉर्मेटिव साइंस का। नॉर्मेटिव साइंस किस में डील करता है, नॉर्मेटिव साइंस कहता है द थिंग शुड बी, ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, इसका क्या प्राइस होना चाहिए, इसके बारे में हमें जजमेंट्स और प्रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स देता है। डील करता है विद व्हाट ऑट टू बी, और क्या हो सकता है, किस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए, किस तरीके के हमारे स्टैंडर्ड होने चाहिए, किस के हमारे नॉर्म्स होने चाहिए, उन चीजों पर ये फोकस करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमसे पूछा हुआ है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मेटिव साइंस का कंसेप्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड टी। तो और पॉजिटिव साइंस की बात करें तो ये डिस्कस करता है, ये डिस्क्राइब करता है एक्सप्लेनिंग फिनोमिना। यहाँ पर ये क्या, जो फिनोमिना है, जो कंसेप्ट डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पर नॉर्मेटिव साइंस क्या बताता है, नॉर्मेटिव बताता है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह के स्टैंडर्ड मापदंड हम यूज करेंगे। और पॉजिटिव साइंस हमें बताता है कि हम किस तरीके से किस चीज को ध्यान में रखते हुए, घटना है, कोई टॉपिक है, उसको कैसे डील करेंगे और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 139 क्वेश्चन है, द कोब वेब मॉडल की बात हो रही है, ए मेथड ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स। कोब वेब मॉडल भी है, एक मेथड भी है। यहाँ पर ये किस तरह के मेथड की, किस मेथड के रूप में हम इसकी जो स्टडी है इकोनॉमिक्स में, किस तरह से देखते हैं, देखते हैं। ऑप्शन है डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस, एनालिसिस विदाउट द टाइम एलिमेंट। तो देखो जो कोब वेब है, इस तरह का, देखो एक इस तरह का मॉडल होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से गतिशील होता है, ठीक है? गतिशील होता है, और यहाँ पर इसमें ना एक एक्टिविटी सी होती है। तो देखो जो ये कोपवेब मॉडल है, ये हमारा कोपवेब मॉडल है, ठीक है? यहाँ पर ये क्या है, डायनामिक एनालिसिस का है। यहाँ पर क्या है, इसमें गतिशील होती है, ठीक है? कोपवेब मॉडल इज अ टाइप ऑफ डायनामिक एनालिसिस। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोपवेब मॉडल क्या है, एक डायनामिक एनालिसिस है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें एक गति होती है, एक डायनामिक होता है, ठीक है? इट डिस्क्राइब साइक्लिकल सप्लाई। साइक्लिकल क्या है, चक्रीय रूप से सप्लाई, यानी कि पूर्ति और डिमांड, पूर्ति का और मांग की, डिमांड का में हम डिफाइन करते हैं। जहां अमाउंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वन पीरियड डिपेंड्स ऑन द अदर प्राइस ऑफ प्रीवियस, पिछले पीरियड का और अब के पीरियड का जो प्राइस था, उसको यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं, और उस पर वो कैसे डिपेंड करता है। 140 क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन से ही हम बिल्कुल क्लियरली कर लेंगे।
देखो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, राइटिंग मेथड। देखो भाई, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, एक आर्ट्स भी है साइंस भी है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें हम ग्राफ्स, हम थ्योरी, हम एक्सपेरिमेंट, हम रिसर्च, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे पढ़ते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ये यहाँ पर हम करंट भी पढ़ते हैं, स्टैटिक भी पढ़ते हैं। ये ऑप्शन तो और सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल भी नहीं होगा। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड, यहाँ पर क्या है, हमारे जो वेरिएबल होते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टोरी टेलिंग मेथड, तो देखो स्टोरी टेलिंग मेथड हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स में होता है या फिर जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं उनमें उसे होता है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें कुछ ऐसा स्टोरी टेलिंग मेथड नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जैसे कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा था, क्या होते हैं, देखो यहाँ पर इसको हम समझते हैं। इंडक्टिव मेथड जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स को, और इसमें क्या होता है, हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन में जाते हैं एम्पिरिकल डेटा से। हमने इट इज ऑफन रेफर्ड एज बॉटम अप्रोच, यानी कि बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इसको, और डिडक्टिव क्या होती है, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, तो डिडक्टिव इंडक्टिव हमारे ये दो मेथड हो जाएंगे जो हमारे इकोनॉमिक्स में मेन मेथड्स और प्रिंसिपल समझते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, देखो भाई, हमारी बैच पर एचपीएससी पीजीटी, ठीक है, जो 2024 का बैच है, कि अपकमिंग एग्जाम है एचपीएससी का, ये हमारा चल रहा है। और अभी हमारे पास अभी भी टाइम है, अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करते हैं तो आप इस बैच में enroll। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, और आपको अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो टॉपिक सिलेबस में नहीं इंक्लूड है उनको भी करवाया जाएगा। आपको प्रैक्टिस सेशन प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इसमें आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में कराया जाएगा। और जो भी आपको कोई भी अगर टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम प्रैक्टिस क्लास में एमसीक्यू के थ्रू, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू पर्टिकुलरली उसके थ्रू हम करवाते हैं। यहाँ पर आपको सभी चीज़ें डिटेल में करवाई जाएगी, और यहाँ पर इसकी आप डिटेल गूगल प्ले स्टोर से जो हमारी ऐप है अचीवर्स एकेडमी, उसको डाउनलोड करके एचपीएससी जो डिटेल्स है वो ले सकते हैं बैच की। और अभी हमारा जो एम टारगेट चल रहा है वो एस्टेट पीजीटी का चल रहा है 2024 का। तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो एग्जाम है वो दिसंबर में होगा। एस्टेट पीजीटी को हम मेन टारगेट कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स का बैच है वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें हमारा अभी थोड़े से ही टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं माइक्रो के, और इसमें हम सभी टॉपिक्स को करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे, जिसमें हमारी सभी यूनिट्स कंप्लीट होगी। माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू की क्या होगी, लाइव क्लासेस प्लस जो डाउट क्लासेस है वो मिलेगी। यहाँ पर क्या है, आपको फुल सिलेबस करवाया जाएगा कंप्लीट, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में नहीं दिए हुए उनको भी हम कंसिडर करेंगे। जो आपको क्लासेस होगी वो दोनों मीडियम में मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश में, और जो नोट्स होंगे वो क्लासेस के अकॉर्डिंग मिलेंगे दोनों मीडियम। क्लासेस होगी दोनों मीडियम में, लाइव भी होगी और रिकॉर्डेड भी होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बताई जाएगी हर एक एग्जाम को क्लियर करने की, और डाउट सॉल्विंग क्लासेस होगी आपकी, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी हुए हैं उनके आपको सोल्यूशन मिलेंगे, जिसमें हम एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन विद कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगी। तो अगर आप बैच में एनरोल करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडी को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, और आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते इधर उधर जाके, या फिर बहुत सारा आपको शॉर्टेज है टाइम का और आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि आप कैसे क्या करें, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल प्ले स्टोर पर जो हमारी ऐप है ये अचीवर्स एकेडमी की, यहाँ से मिल जाएगी, और आप आपसे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा 141 क्वेश्चन है। इन द वर्ड ऑफ स्कैरसिटी, यूजिंग वन गुड मीन गिविंग अप अनदर, द वैल्यू ऑफ एनी गुड गिवन गुड और सर्विसेज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ दैट डिसीजन। देखो इन द वर्ड ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, दुर्लभता। दुर्लभता, दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जो चीज थोड़ी सी मुश्किल से मिले, मतलब कि इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो करने के लिए, स्कैरसिटी का मतलब है उसको हासिल करने के लिए थोड़ा सा हमें एफर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि इस दुर्लभता के संसार में वन गुड मीन्स गिविंग अप अनदर, एक एक चीज के बदले, एक दूसरी चीज के बदले हम दूसरी चीज का त्याग कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एनी गिवन गुड,
सर्विस इज कोल्ड, मतलब कि अगर हमें कोई अच्छी चीज़ मिलती है, कोई अच्छी सर्विस मिलती है, तो हम जो अपनी पहले वाली जो सर्विस है या जो कमोडिटी है उसको हम छोड़ देते हैं, तो उसकी त्यागी गई जो कीमत है, मतलब उसके बदले की जो कॉस्ट है वो क्या होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो देखो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, हम को चूज कर लेते हैं। मतलब कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन के पास एक जॉब है, वो 10,000 सैलरी की जॉब कर रहा है, अब उसको क्या मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। तो क्या मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला कि उसको 20,000 की जॉब। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो इस जॉब को ज्वाइन करेगा और इसको छोड़ देगा, इसको छोड़ कर दे चला जाएगा और यहाँ पर वो ज्वाइन कर लेगा। ये क्या हो गई, उसकी अपॉर्चुनिटी हो गई है। तो यहाँ पर ये तो उसने जो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज किया, निर्णय की, उसकी जो डिसीजन की, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहलाएगी। जीएनपी डिफ्लेटर 142 क्वेश्चन है। जीएनपी डिफ्लेटर इज यूजफुल टू, तो जीएनपी डिफ्लेटर है यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट डिफ्लेटर है, वो कहाँ यूजफुल होता है। देखो भाई, ये यूज होता है रिमूव द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस फ्रॉम जीएनपी। तो हमारे जो कीमतें हैं, जो उसका प्रभाव है, जो जीएनपी से बढ़ती कीमतों के प्रभाव को दूर करने के लिए हम डिफ्लेटर का यूज करते हैं। तो जीएनपी डिफ्लेटर एक उपाय है, क्या है, एक ऑप्शन है, क्या है, एक ऑप्शन है टू एडजस्ट। क्या करता है, एडजस्ट करता है जीएनपी को, चेंजेस जीएनपी के थ्रू प्राइस लेवल को चेंज करने के लिए, दस रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ प्राइसिंग क्लाइम, जो इन्फ्लेशन की वजह से हमारे जो कीमतों में वृद्धि हो रही है उसके प्रभाव को जीएनपी। और भाई हमारा अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 143। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, यानी कि इनमें से जो कौन सा जो हमारा पॉइंट है वो नॉट रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्यष्टि अर्थ, तो नहीं पूछा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, नहीं। हाउ विल द रिटर्न ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बी डिटरमाइंड। भाई देखो, रिटर्न्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन का टॉपिक है। रिटर्न्स ऑफ फैक्टर का हमने कंसेप्ट प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था, तो ये माइक्रो का टॉपिक है, माइक्रो में पढ़ते हैं हम। हाउ मच फर्म प्रोड्यूस एट ए गिवन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्शन फंक्शन का है कि फर्म कितना एक टाइम पे प्रोड्यूस करेगी, ये प्रोडक्शन फंक्शन का है। जबकि उसके पास दो टाइम होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, दोनों पीरियड में वो किस तरीके से प्रोड्यूस करेगी। थर्ड है, हाउ विल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बी एलोकेटिंग अमंग डिफरेंट यूजेस। यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारे जो इनपुट है उनको हम किस तरह से एलोकेट करें, एलोकेट मतलब किस तरह से उनको बांटे, किस तरह से उनका आवंटन करें, अमंग डिफरेंट यूजेस, मतलब कि उनको अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम किस तरह से यूज करें। ये भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का हमारे एक टॉपिक है। तो ये तीनों प्रोडक्शन फंक्शन के हो गए टॉपिक, ठीक, हो गए, यानी कि ये जो हम तीनों पार्ट है प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ते हैं। फोर्थ है, हाउ कैन फुल एम्प्लॉयमेंट बी अचीव, यानी कि पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए। देखो भाई, ये हमारा मैक्रो का कंसेप्ट, पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है, मैक्रो का है। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल की बात करते हैं, मैक्रो में हम कंप्लीट लेवल की, एग्रीगेट लेवल की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब फुल एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, ये मैक्रो का टॉपिक है, ये हमारा माइक्रो का नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर, सारा आंसर हो जाएगा फोर, सही विकल्प है फोर। पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त किया जाए, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं, ये हमारा मैक्रो से रिलेटेड है, मैक्रो से रिलेटेड। 144 क्वेश्चन है, व्हाई डज द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर एज बेस्ट वे। देखो भाई, हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में हम करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि हम शॉर्ट रन में करते हैं। हम तीन स्टेजेस करते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि शॉर्ट रन में कंसीडर होता है। हम तीन स्टेजेस को पढ़ते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है। क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर बेस्ट स्टेज, बेस्ट स्टेज यानी कि अच्छी सबसे श्रेष्ठ अवस्था क्यों मानते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस, ये जो हमारा एमपी है वो वेरिएबल फैक्टर, उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो वेरिएबल फैक्टर का वो इंक्रीज हो रहा है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड इंक्रीज रेट, तो जो हमारा टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंक्रीज एफिशिएंसी इन द स्टेशनरी फैक्टर, एडवांटेज हमें मिलते हैं
इंक्रीज एफिशिएंसी के मतलब कि जो बढ़ती हुई कुशलता है उसके मार्जिनल टोटल एंड एवरेज प्रोडक्ट्स आर इंक्रीज, जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है और एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ रही है। देखो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा इसका आंसर हम भी देखते हैं। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 3। आंसर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एडिशनल इनपुट स्टिल इंक्रीजिंग आउटपुट बट ए डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग रेट से क्या है, हमारे जो हमें आउटपुट मिल रहा है मतलब कि हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसको फिर भी मोस्ट एफिशिएंट कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन की। क्यों? इस वेयर फर्म गेट्स मोस्ट आउटपुट। यहाँ पर क्या है, देखो फर्म को ना सबसे ज्यादा जो आउटपुट है वो मिल रहा है यहाँ पर जो है। क्यों मिल रहा है, क्यों? यहाँ पर देखो आउटपुट तो यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन आउटपुट मोस्ट यहाँ पर इसलिए मिल रहा है कि जो इनपुट यूज कर रहे हैं वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। तो मोस्ट, तो फर्म क्या है, मोस्ट आउटपुट गेट करती है पर यूनिट, मतलब कि हर एक प्रति इकाई जो हर यूनिट जो आउटपुट लगा रही है पहले के कंपैरेटिवली अब वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। स्टार्ट्स टू ड्रॉप ड्रास्टिकली देन फर्म इज यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो यहाँ पर क्या है, फर्म अपने रिसोर्सेज है जो उसके पास संसाधन है वो उनका कुशलतम तरीके से प्रयोग कर रही है विदाउट ओवर यूजिंग दम, बिना बल्कि उनको ना तो ओवर यूज कर रही है ना अंडर यूज कर रही है, बल्कि उनको मोस्ट एफिशिएंटली बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रही है। जब कोई फर्म अपने, देखो इसका रीजन जानो कि ये सेकंड स्टेज बेस्ट क्यों। जब कोई फर्म अपने एलोकेशंस को यानी कि जो उसके इनपुट जो फैक्टर्स है उसको वो जब एफिशिएंटली यूज करती है तो उसको आउटपुट भी बहुत अच्छे लेवल पर मिलता है। ऐसा उसको सेकंड स्टेज में मिल रहा है, ऐसा उसको सेकंड स्टेज में मिल रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। सेकंड स्टेज है, क्या होता है, फर्म को ज्यादा आउटपुट मिल रहा है और जो उसके इनपुट्स है जो उसने यूज करे हैं वो एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं पहले की कंपैरेटिवली। और यहाँ पर क्या है, फर्म यूजिंग इट्स रिसोर्सेज एफिशिएंटली विदाउट ओवर यूजिंग, वो ओवर यूज किए बिना वो एफिशिएंटली कुशलतम तरीके से उनको यूज कर रही है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन। किसी वस्तु के एक इकाई के बेचने से कुल आय में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि देखो इंक्रीजिंग इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट, यानी कि हर एक एडिशनल एडिशनल ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। और जो भी है हर एक एडिशनल यूनिट बेचने से हमें जो भी मिल रहा है वो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। हमारा होता है एक एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, पर इसका आंसर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आएगा भाई, प्रोडक्ट आएगा। 146 क्वेश्चन है, डील विथ which two major environmental concerns in India? The Central Pollution Control Board 1974 was established। यानी कि किन दो मेजर मुद्दों से लड़ने के लिए, यानी कि किन दो प्रमुख पर्यावरणीय चिंताओं से निपटने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में स्थापित किया गया? ऑप्शन है सोइल एंड नॉइज पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन और ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इंक्लूडिंग सी एंड स्पेस। देखो भाई आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, एयर एंड वाटर, यानी कि वायु और जल से प्रदूषण का जो हमारा थी निपटने के लिए 1974 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल सीपीसीबी को बनाया गया और इसमें दो मेन इसके जो प्रॉब्लम्स थी वो थी एयर और वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांस दस मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज, यानी कि जो हमारी एमसी है वो किन सर्कमस्टांस में कंडीशंस में डिक्रीज करेगी? देखो व्हेन देयर इज इक्वल रिटर्न, जब इक्वल रिटर्न्स होंगे, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, व्हेन देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, इन केसेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रिटर्न, हर प्रकार के सभी टाइप्स के रिटर्न। देखो भाई एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कब डिक्रीज, वो कब डिक्रीज, जब क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, मतलब कि जब हम हर एक एडिशनल एक और यूनिट को
प्रोड्यूस करते हैं उनका जो हमारा डिफरेंस होता है वो हमारी मार्जिनल यूनिट होती है या मार्जिनल कॉस्ट होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के हमारे केस में ये क्या होगा, और इंक्रीजिंग रिटर्न में जब ये होता है व्हेन इंक्रीजिंग इन इनपुट रिजल्ट टू प्रोपोर्शनेटली लार्ज एंड इंक्रीज इन आउटपुट, दिस टिपिकली लीड्स टू डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। तो जब क्या होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के हमने केस को पढ़ा था प्रोडक्शन कंपनी में, इससे क्या होगा व्हेन इंक्रीज इन आउटपुट, जब हम आउटपुट को इंक्रीज करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी में और प्रोपोर्शनेटली लार्जर इंक्रीज इन आउटपुट, तो हमारा क्या होगा आउटपुट भी लार्जर मात्रा में बढ़ेगा। जितने हम इनपुट को यूज करेंगे उतना ही हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा। दिस टिपिकली लीड्स टू डिक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। तो इससे क्या होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज करेगी बिकॉज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। फिर सीधा सीधा लॉजिक है, ठीक है। आउटपुट बढ़ रहा है और प्रोडक्शन जल्दी जल्दी उसका इनपुट यूज करके आउटपुट तेजी से बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, तो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा हमारी मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है हमारे वर्कर्स या फिर हमारे फैक्टर्स। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। 148 क्वेश्चन है, भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। विकासशील क्या होता है, डेवलपिंग। अभी भी हमारा जो देश है वो डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है, अभी भी हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो जो कंट्री अभी भी डेवलप्ड नहीं है, जो अभी भी कुछ ना कुछ अपने जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो देश के ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो अभी भी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अभी भी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। तो एक क्या है, एक विकासशील अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। इंडिया इज डेवलपिंग इकोनॉमी विच फॉर्म ऑफ ए मार्केट इज मोस्ट कॉमनली सीन इट। तो देखो भाई, इंडिया का है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, यहाँ पर कौन सी मार्केट की फॉर्म देखी जाती है। देखो भाई, परफेक्ट कंपटीशन तो परफेक्ट होता है, ओलिगोपोली, मोनोपोली और डुओपोली और इंक्लूडिंग मोनोपोलिस्टिक। ये क्या है, इम्परफेक्ट के पार्ट है, क्या है, इम्परफेक्ट के पार्ट है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब हमें हमसे पूछा हुआ है कि हमारा जो देश है, जैसे कि हमारे देश की जो इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, उसमें किस तरह की मार्केट देखी जाती है। तो देखो हमारी जो कंट्री है इसमें मार्केट देखी जाती है मेनली ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट क्या होती है, यहाँ पर क्या है, डोमिनेटेड होती है मार्केट स्ट्रक्चर बाय स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ या समझाती हूँ कि है हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री। टेलीकॉम इंडस्ट्री मीन्स जो हम मोबाइल में सिम का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ऑप्शन होते हैं जियो, वोडा, आइडिया, यानी कि जिसको हम वीआई बोलते हैं, और वोडा आइडिया की हो गई, जियो की हो गई और एयरटेल की हो गई। ये क्या है, ओलिगोपोली मार्केट है। ये क्या है, स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म्स, और इनके क्या है, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर है, यानी कि हम बहुत सारी जो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो इसको यूज करती है। This common developing economies, including India, where sectors like telecommunications, automobiles, and FMCG, fast-moving consumer goods, are often controlled by few key players। यानी कि कुछ की जो यानी कि खिलाड़ी है, यानी कि कुछ जो फर्म है वो इसको कंट्रोल करते हैं। In India, many industries exhibit oligopolistic characteristics where a few large firms dominate the market, जो मार्केट को डोमिनेट करती है। Therefore, oligopoly is most commonly seen in market structure in India's developing economy। तो जो ओलिगोपोली टाइप की मार्केट है वो हमारे देश की जो विकासशील अर्थव्यवस्था है उसमें देखी जाती है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्या है, ये जो इनके जो इनके जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो इनकी कंपनी है वो लिमिटेड है। जैसे जियो हो गई, टेलीकम्युनिकेशन में जियो आ गया, एयरटेल आ गया, वीआई आ गया, एक आधा कोई और हो गया, रह गया होगा, बीएसएनएल हो गया, ठीक है। तो ये जो भी क्या है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, वेयर आर फ्यू सेलर्स, क्या है, फ्यू सेलर्स है, मतलब कि कुछ ही कंपनी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 होगी, 5-7 होगी ये, फ्यू सेलर्स है, एंड लार्ज नंबर्स ऑफ बायर। और क्या है, जो इनके जो कस्टमर्स है, इनके जो कंज्यूमर है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में फॉर एक कमोडिटी। इन दिस सेलर्स आर ऑफन होमोजीनियस। ये क्या है, मतलब नॉर्मली क्या होमोजीनियस है, एक तरीके की। तो सिम तो सिम हम किसी भी ब्रांड का यूज़ कर ले, किसी भी कंपनी का यूज़ कर ले, एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग देयर म्यूचुअल। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंट डिफरेंशिएट हो सकते हैं कुछ कुछ वजह से, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, मतलब कि वही बात है, कुछ कुछ इनके जो जो सर्विसेज है वो थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन है एक तरीके से ये होमोजीनियस प्रोडक्ट ही। तो ये क्या है, ओलिगोपोली मार्केट है। यहाँ पर क्या है, टू सेलर्स है और लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स है। तो ये मोस्टली इंडिया जैसी डेवलपिंग
या जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी में हमारा 149 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट एमआरएस ऑफ सब्सिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट। ये हमने कंज्यूमर बिहेवियर का जो हमारा टॉपिक था, यूटिलिटी एनालिसिस पार्ट से रिलेटेड पार्ट था, कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस में हमने इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक, आईसी कर्व का, तो वहां पर आईसी कर्व से रिलेटेड हम हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन, तो उसमें पूछा हुआ है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है एमआरएस से रिलेटेड। ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरएस आईसी बिकम कनकेव टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है कि सबसे पहली कंडीशन ही गलत हो गई, क्योंकि ट्रू नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी एमआरएस, जो हमारी आईसी कर्व होती है वो क्या होती है, कनकेव नहीं होती, कनकेव नहीं होती बल्कि वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। एमआर इज ऑब्टेन फ्रॉम द negative slope of IC at any point. MR is defined by the movement occurring the same IC. MR is never defined the movement between different IC. तो ये स्टेटमेंट्स क्या है, अब करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एमआरएस द आईसी बिकम्स कनकेव। तो जो हमारी आईसी है वो कनकेव हो जाएगी, नहीं, हमारी जो आईसी होती है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1। तो जो हमारी आईसी होती है, हमारी आईसी होती है वो होती है कन्वेक्स टू, होती है कन्वेक्स टू। हमारा 150 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीजन। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट जो ये और उसका रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या है, जनरली द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि पीपी इज कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो जो पीपी होता है वो ओरिजिन के कनकेव होता है। रीजन क्या दिया हुआ है, द रीजन फॉर दिस लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिलेटिव कॉस्ट। ये रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या करते हैं, एफिशिएंट जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है गुड्स का, दो गुड्स का, हम वो निकालते हैं। रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है कि यहाँ पर उसका रीजन होता है जो रिलेटिव कॉस्ट होती है अल्टरनेट प्रोडक्शन, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन होता है तो इंक्रीजिंग जो हमारा कॉस्ट होता है रिलेटिव कॉस्ट, वो रूल अप्लाई होता है। इसी कारण से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉस्ट है, जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है, ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पीपीसी है वो जनरली कनकेव होती है बिकॉज एज वन ऑफ गुड इज प्रोड्यूस्ड इंक्रीजिंग अमाउंट द अदर गुड। तो यहाँ पर क्या है, एक गुड जैसे जैसे एक वस्तु के अधिक उत्पादन होता है, बढ़ती अवसर लागत के नियम के कारण, यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण दूसरी वस्तु की मात्रा को छोड़ देना चाहिए, यानी कि दूसरी जो हमारी गुड है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। इसका कारण यह भी सही है कि पीपीसी में जो अवतलता है, यानी कि जो ये कनकेविटी है, जो हमारा जो उसका डायग्राम बनता है वो कनकेव होता है। वास्तव में जो रियलिटी में क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ये बढ़ती जो रिलेटिव कॉस्ट होती है, यहाँ पर उसका लॉ अप्लाई, ये जो रीजन है ये क्या होता है, करेक्ट होता है। आंसर हमारा फर्स्ट बिल्कुल। तो भी हमारा ये एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2023 का 23 का 2023 का पेपर होता है हमारा कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आपको तो हमारे एचटेट और एचपीएससी बैच चले हुए हैं ऑलरेडी हमारी ऐप पर। आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा यूनिट वाइज में। हम सभी यूनिट को कंसिडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस जो कि हमारा एचटेट और एचपीएससी का है, दोनों का। तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में जो एडिशनल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हमारे जो पार्ट्स है तो सिलेबस में नहीं दिए हुए और जो पहले आते थे उनको भी हम करेंगे। हम सभी टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में करेंगे। ये हमारे जो बैच है वो हमारे ऐप पर है। एचटेट को हम मेन टारगेट कर रहे हैं, एचपीएससी का भी हमारा बैच चला हुआ है और एचटेट का भी। तो यहाँ पर हम सभी यूनिट्स को, जितने भी हमारे टॉपिक्स है सभी यूनिट की, उनको हम कंसीडर करेंगे। सब यूनिट्स माइक्रो मैक्रो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग और स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक हो गया हमारा, इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट, करंट पार्ट, सभी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका सिलेबस फुल सिलेबस होगा इंक्लूडिंग प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट,
यहाँ पर जो आपकी क्लासेस होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो भी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। आपकी क्लासेस रेगुलर होएगी, और यहाँ पर आपको स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि किस पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन आता है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आपके डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। जब एक टॉपिक खत्म हो जाता है उसकी प्रैक्टिस क्लास के लिए हम जो जो भी हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज डिमांड का टॉपिक खत्म होता है तो हम डिमांड से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए उनको हम सोल्व करते हैं, ताकि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए अच्छे से, आपका वो टॉपिक कंफर्म हो जाए। और मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनका पीडीएफ में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ये अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्ले स्टोर से अचीवर्स एकेडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और आपको वहाँ पर ये कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।